आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही बेहद और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेजोरिटिनिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, चलिए मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका में बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि श्रीलंका में जो कुछ भी डाइवर्सिटी था जो हम लोगों ने पढ़ा। अच्छा चलिए पहले तो हम लोग थोड़ा सा ना अपने पिछले वाले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे पिछले वाले क्लास में हमने श्रीलंका के बारे में और बेल्जियम के बारे में पढ़ा था। बेल्जियम का बाद में मिलेगा, उसके बारे में भी हम लोग रिवीजन कर लेंगे, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका में बेसिकली हमने क्या देखा था? श्रीलंका में बेसिकली हमने ये देखा था कि वहाँ का जो सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी है, यानी कि जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, वो उनका जो संख्या है वो वहाँ पे ज़्यादा है ना। और वो क्या चाह रहा है? वो ये चाह रहा है कि हमारा संख्या ज़्यादा है तो हमारा ही दबदबा हो अपने कंट्री पे, यानी कि हम ही रूल करेंगे, हम जो चाहेंगे वो करेंगे अपने श्रीलंका पे, ये उनका कहना है। लेकिन तमिल वाला भी वहाँ पे, तमिल भी तो है 18%, है ना, तो उनका भी कुछ ना कुछ डिमांड होगा। चलिए तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग अपने पिछले क्लास में श्रीलंका वाले केस में जो पढ़ा था हम लोगों ने, वो ये पढ़ा था कि सिन्हाला वालों का संख्या ज़्यादा है और इस मायने से वो चाहता है कि श्रीलंका पे कंट्रोल मेरा हो, है ना। अब इसका रिजल्ट क्या निकला? क्या वो श्रीलंका पे कंट्रोल अपना जमा पाया कि नहीं जमा पाया, या फिर कोई और दूसरा सोल्यूशन निकला, है ना, इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। चलिए तो सबसे पहले आपके सामने एक टर्म आ गया मेजोरिटिनिज्म। ये क्या है इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं ये क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मीनिंग, और ये आपके बुक में भी है, ऐसा नहीं कि हम कहीं हवा में लिखे हुए हैं, दूसरे बुक से लिखे हुए नहीं, हर एक चीज़ यहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। इसका मतलब क्या है देखिए, अब बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। मतलब ये हो गया कि कोई एक कंट्री है, ठीक है, उस कंट्री में मेजॉरिटी भी है और माइनॉरिटी भी है। मतलब कि एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनका संख्या बहुत ज़्यादा है, और ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल भी है जिनका संख्या बहुत ही कम है। तो जिनका संख्या कम है वो हो गया माइनॉरिटी, और जिसका संख्या ज़्यादा है वो हो गया हमारा मेजॉरिटी। तो यहीं पे कहा जा रहा है कि जब एक ऐसा धारणा बन जाए, जब एक ऐसा विचार लोगों के बीच में उत्पन्न हो जाए कि जिसका संख्या ज़्यादा है वही रूल करेगा उस कंट्री पे, इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं मेजॉरिटिनिज्म। इस विचारधारा को, इस आइडियोलॉजी को हम लोग कहते हैं मेजॉरिटिज्म। देखिए इसके वर्ड में ही लिखा हुआ है मेजॉरिटी, ये मेजॉरिटी से बेसिकली निकला है ना, मेजॉरिटी से निकला है और ये बन गया आपका मेजॉरिटिनिज्म। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली ये हो गया कि जब एक कंट्री में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों रहते हों, और मेजॉरिटी वाले ये सोच लें कि मेरा संख्या ज़्यादा है तो हम ही इस कंट्री पे रूल करेंगे, इसी विचारधाराओं को, इसी धारणा को हम लोग कहते हैं मेजॉरिटिनिज्म। ठीक है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों को बराबर हक होता है। ठीक है, खैर इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अच्छा, क्या यही कुछ श्रीलंका में हो रहा था? क्या ऐसा ही कुछ तो हो रहा था श्रीलंका में? क्योंकि श्रीलंका में सिन्हाला वालों का संख्या क्या था? ज़्यादा था, और वो चाहता क्या था कि कंट्री पे रूल हम करें, हमारा दबदबा चले। तो वहाँ पे बेसिकली आप कह सकते हैं कि मेजॉरिटिनिज्म वाला सिस्टम था। वहाँ पे लोगों के बीच में धारणा था कि हमारा संख्या ज़्यादा है तो हम ही श्रीलंका पे रूल करेंगे, और वहाँ पे वो चीज़ कर कौन रहा था? सिन्हाला वाला कर रहा था। ठीक है, चलिए इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और यहाँ पे ना माइनॉरिटी वाले को कोई भी महत्व नहीं दिया जाता है इस वाले सिस्टम में। मेजॉरिटी है जो है वही है, भगवान करता धरता जो है सब वही है, माइनॉरिटी का यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं होता है। आगे ये तो हो गया इसका मतलब, हमारा मेन मुद्दा यहाँ से शुरू होता है। क्या लिखा हुआ है अब इस चीज़ को ध्यान से समझते हुए चलिएगा कि आखिर श्रीलंका में क्या केस बना हमारा, है ना। इतना ज़्यादा जो वहाँ पे डाइवर्सिटी था, मतभेद जो था लोगों के बीच में, उनके लिए क्या सॉल्यूशन निकला, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सॉल्यूशन निकला कि नहीं निकला ये भी आपको जानने को मिल जाएगा इसमें, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए सबसे पहले लिखा हुआ है श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। इस चीज़ को आप बहुत ही आसानी तरीके से याद रख सकते हैं। भारत को आज़ादी कब मिला? 1947 में। एक साल के बाद आज़ादी किसको मिला? श्रीलंका को। यही चीज़ आपको इसमें याद रखना है। तो श्रीलंका का इंडिपेंडेंट डे जो है वो याद रखना बड़ा आसान है। बस ये याद रख लीजिएगा कि भारत के एक साल बाद उसको आज़ादी मिला। ठीक है, क्योंकि श्रीलंका पे भी कंट्रोल था अंग्रेजों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तो श्रीलंका जो है 1948 में पूरी तरीके से एक आज़ाद देश बन चुका था, यानी कि उन्होंने भी इंडिपेंडेंस अपना हासिल कर लिया था भारत की तरह ही। लेकिन एक साल के बाद, उसके बाद द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी वांटेड टू सिक्योर
डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। श्रीलंका में रहने वाले सिन्हाला कम्युनिटी ये चाहता था कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट पे हमारा ही दबदबा हो, मतलब कि गवर्नमेंट में कौन हो, हम ही लोग हो। यहाँ पे किसी भी प्रकार का वो तमिल को जगह नहीं देना चाहता था। वो चाहता था कि जहाँ भी हो तो केवल और केवल सिन्हाला वाला ही लोग हो। अच्छा, किसी भी कंट्री का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? गवर्नमेंट। यदि आप एक बार गवर्नमेंट में घुस गए तो फिर आपका कंट्रोल चलता है। तो वही ये चाह रहा था कि यदि श्रीलंका पे कंट्रोल जमाना है तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि हमको गवर्नमेंट में एंट्री मिल जाए, यानी कि पूरी तरीके से सरकार जो है हमारे अंडर में आ जाए, हम चलाने लगे, तभी जाकर हमारा कंट्रोल पूरी श्रीलंका पे हो पाएगा। ऐसा कौन सोच रहा था? सिन्हाला वाला सोच रहा था। ठीक है, उसके बाद एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटियन मेजर टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। अब इसी के वजह से क्या हुआ, इसी के वजह से ये हो गया कि जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट था, मतलब कि जिस गवर्नमेंट को लोगों ने चुना था वोट देकर, वो एक रूप ले चुका था मेजोरिटिनिज्म का, मतलब कि उसमें पूरी तरीके से अब सिन्हाला वाला लोग ये चाह रहा था कि इसमें केवल और केवल हमारा ही दबदबा रहेगा, तमिल वालों का कहीं पे कुछ नहीं रहेगा। इसका सीधा सा मतलब यहाँ पे हो गया कि जब सबसे पहले बात तो ये कि श्रीलंका में जब लोगों के द्वारा गवर्नमेंट बनाया गया था वोट देकर, उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया गया। उसको कहा गया कि अब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं चलेगा, अब वही चलेगा जो सिन्हाला वाला बोलेगा। और सिन्हाला वाला वहाँ पे क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था कि जितने भी इलेक्टेड हो सब बाहर निकलो, अब यहाँ पे कौन आएगा? सिन्हाला वाला आएगा। तो पहले जो था ना, पहले तमिल वाला भी होंगे इलेक्टेड में, हो सकता है कि हमारे कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जिसको हम लोग एमएलए और एमपी कहते हैं, वो पहले इलेक्टेड होगा, यानी कि लोगों ने उसको चुना होगा। लेकिन अब उसको हटा के क्या कर रहा है वो लोग? जबरन गवर्नमेंट में घुस रहा है। और वो भी कौन लोग? केवल और केवल सिन्हाला वाला लोग। तो जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड था उसको पूरी तरीके से रिप्लेस करके ये लोग जबरन वहाँ पे घुस रहा है और मेजोरिटेरिज्म वाला सिस्टम वहाँ पे वो लोग ला रहा है कि सिन्हाला वाला ही यहाँ पे रूल करेगा। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ था कि एज अ रिजल्ट दे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटियन, यानी कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट था उन्होंने किसको अपना लिया? मेजोरिटियन को अपना लिया कि भाई ठीक है, जो करना है आप कीजिए, हम साइड हट जा रहे हैं। ऐसा कौन कह रहा था? ऐसा कह रहा था डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड वाला, भाई आपको जो करना है कर लो, हम यहाँ से साइड हट जा रहे हैं। तो सिन्हाला वाला कहा ठीक है हटो, अब हम संभालेंगे श्रीलंका को, हम संभालेंगे। तो वो लोग हट गया बेचारा। मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी, यानी कि पूरी तरीके से सिन्हाला को ये लोग बढ़ावा देना चाहता था। ठीक है, आगे In 1956, an act was passed to recognize that Sinhala is the only official language by disregarding Tamil. 1956 में, यानी कि 1956 में एक एक्ट वहाँ पे पास किया गया श्रीलंका में, एक नियम कानून वहाँ पे लाया गया और उस नियम कानून का ये कहना था कि सिन्हाला जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित होने जा रहा है श्रीलंका का, तमिल को छोड़ के। अब जरा सोचो, श्रीलंका में दो ही मेजर सोशल ग्रुप हैं, एक है सिन्हाला और एक है तमिल, लेकिन मेजोरिटी में कौन? सिन्हाला है। तो सिन्हाला वाला क्या कह रहा है? सिन्हाला वाला कह रहा है कि सिन्हाला लैंग्वेज जो है अब श्रीलंका में ऑफिशियली घोषित होने जा रहा है, और हो भी गया, तमिल को छोड़ दिया। तो अब जरा ये सोचने वाली बात है, और ये तो कोई भी बता देगा लगभग, कि क्या यहाँ पे तमिल वालों को बुरा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। इसका एग्जाम्पल आप भारत में देख सकते हैं। भारत को ना दुनिया का सबसे बेहतरीन डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है। क्यों मालूम है? क्योंकि भारत में आज तक कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित ही नहीं हुआ है क्या कोई? हम लोग कहते हैं कि हमारा मातृभाषा हिंदी है, भाई वो मातृभाषा है, मदर टंग है वो, लेकिन ऑफिशियली घोषित नहीं हुआ है कि भारत का यही लैंग्वेज है। आज तक नहीं हुआ है। मालूम है क्यों? क्योंकि भारत में तरह तरह के लैंग्वेज बोले जाते हैं। सोचो, यदि हिंदी को घोषित कर दिया जाए ऑफिशियल लैंग्वेज भारत में घोषित कर दिया जाए, तो क्या कन्नड़ बोलने वालों को, भोजपुरी बोलने वालों को, मगही बोलने वालों को, पंजाबी बोलने वालों को बुरा नहीं लगेगा? लगेगा। दंगा का माहौल हो सकता है यहाँ पे। इसीलिए भारत के एक सरकार ने आज तक एक भी लैंग्वेज को ऑफिशियली घोषित नहीं किया है। हाँ, आपका मर्जी है, आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रोक नहीं रहा है कोई बोलने से,
है ना। लेकिन यहाँ पे श्रीलंका में केस थोड़ा सा उल्टा था। यहाँ पे सिन्हाला लैंग्वेज को पूरी तरीके से ऑफिशियली घोषित कर दिया गया कि अब हर एक ऑफिस में, दफ्तर में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह पर लैंग्वेज चलेगा तो चलेगा केवल और केवल सिन्हाला लैंग्वेज। और ये चीज़ बात खटक गया किसको, तमिल वालों को, कि भाई आप केवल सिन्हाला को बढ़ावा दे रहे हैं, हमको कुछ नहीं दे रहे हैं, हम भी तो इस कंट्री के निवासी हैं, है ना। तो ये चीज़ हो रहा था। तो याद रखेगा 1956 में वहाँ पे एक एक्ट लाया गया जिसके वजह से सिन्हाला लैंग्वेज को पूरी तरीके से ऑफिशियली घोषित कर दिया गया, ठीक ना, तमिल को छोड़ दिया गया। उसके बाद आगे, और ये सब चीज़ कर कौन रहा था, सिन्हाला वाला लोग कर रहा था, है ना, क्योंकि वो सरकार में अब एंट्री ले चुका था। उसके बाद द गवर्नमेंट फॉलोड स्पेशल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। इसके साथ ही साथ एक के बाद एक सिन्हाला वाले लोग क्या कर रहे थे, पूरी तरीके से केवल और केवल सिन्हाला लोगों को ही बढ़ावा दे रहा था, एक एक प्रकार के बढ़ावा, यानी कि एक एक प्रकार का जो सुख सुविधा है, जो भी बेनिफिट है श्रीलंका में, सारा का सारा सिन्हाला वाला को मिल रहा है, तमिल वालों को कुछ देखने को भी नहीं मिल रहा है ना। जैसे यहाँ पे क्या मिला भाई, देखो एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन, यानी कि यूनिवर्सिटी में यदि आपको एडमिशन लेना है तो सिन्हाला वाला का बड़ा छूट रहेगा, आप जाइए पेपर भरिए, आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा, इस प्रकार का वहाँ पे। एंड गवर्नमेंट जॉब, आपको जॉब चाहिए, आपको रिजर्वेशन दे दिया जाएगा सिन्हाला वालों को, है ना। तो यहाँ पे पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी हो गया, सरकारी दफ्तर हो गया, कुछ भी हो गया, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सरकारी दफ्तर, हर जगह पर सिन्हाला वालों को पूरी तरीके से छूट मिल रहा था, तमिल वालों को जरा सा भी पूछा भी नहीं जा रहा था। आगे, a new constitution was set down that specify that the state shall protect and foster Buddhism। अब इस चीज़ को समझिए ध्यान से, यहाँ पे अब एक नया संविधान बनाया गया। सोचो, जो पहले का संविधान था श्रीलंका का, उसको हटा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन हटा दिया गया। और देखो, किसी भी कंट्री को, ऐसे आप समझिए इस चीज़ को, कोई भी कंट्री यदि चलता है ना तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है वो बात गवर्नमेंट के साथ साथ बड़े बड़े अधिकारी को भी मानना पड़ता है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कोई भी हो, IAS IPS, हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बंधा हुआ है, उसके ऊपर कोई नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर, उसके नीचे सब कोई, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ पे बदल दिया गया। सोचो, जिस कानून के बदौलत श्रीलंका चल रहा था उसी को बदल दिया गया और दूसरा कानून लाया गया। और दूसरा कानून जब लाया गया, उसमें क्या कहा गया, उसमें सबसे पहले दो बात कहा गया इंपॉर्टेंट, स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, यानी कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट, देखो स्टेट का मतलब ना, बहुत बार आपको स्टेट का मतलब गवर्नमेंट भी मिलता है और बहुत बार गवर्नमेंट स्टेट का मतलब आपको कंट्री भी मिलता है ना। तो यहाँ पे आप दोनों चीज़ समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे स्टेट का मतलब यदि हम लोग समझें कंट्री के रूप में, तो श्रीलंका को बचाओ भाई, है कि नहीं। और यदि स्टेट का मतलब है, आप यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब समझते हैं, तो गवर्नमेंट में किसको, सिन्हाला वाला लोग किसमें अभी गवर्नमेंट में है, उनको बचाओ, मतलब कि पूरी तरीके से उनको प्रोटेक्ट करो, उनको रूल करने दो, है ना। तो पहला ये था। दूसरा था फोस्टर बुद्धिज्म। अच्छा, बुद्धिज्म को कौन फॉलो करता था, याद कीजिए तो, सिन्हाला वाला लोग। तो ये कहीं ना कहीं ये किसको बढ़ावा दे रहा है, सिन्हाला को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि सिन्हाला वाला लोग अधिकतर किसको फॉलो करता था, वो बुद्धिज्म को फॉलो करता था, है ना। तो ये बेसिकली संविधान ऐसा लाया गया जिसमें ये कहा गया था कि गवर्नमेंट को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करो, यानी कि सिन्हाला वाला गवर्नमेंट में बैठा हुआ है तो उसको आराम से रूल करने दो, इस प्रकार का था। और दूसरा, बुद्धिज्म को बढ़ावा दो, यानी कि सिन्हाला वालों को आगे बढ़ाओ, ठीक है। आगे, जो कि बिल्कुल उल्टा हो रहा था। आज भारत में ऐसा कुछ नहीं होता है। भारत के संविधान में आज तक ये नहीं लिखा हुआ है कि किसी खास रिलीजन को बढ़ावा दिया जाए, नहीं लिखा गया है। जितने भी धर्म हैं हमारे भारत में, हालांकि है तो बहुत सारे, लेकिन 4 हमारे मुख्य हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, किसी को भी गवर्नमेंट बढ़ावा नहीं दे सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लेकिन श्रीलंका में संविधान को बदल के नया संविधान लाया गया और उसके तहत ये कहा गया, संविधान के द्वारा ये कहा गया कि बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया जाए, जो कि बिल्कुल गलत हो रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अभी फिलहाल जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सारा का सारा श्रीलंका में गलत ही हो रहा था। अब जब गलत है तो भाई क्या तमिल वाला चुप बैठेगा, चुप बैठेगा क्या, कभी नहीं चुप बैठेगा। अब तमिल वाला क्या एक्शन लेगा, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे। उसके बाद क्या हुआ,
ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कम वन आफ्टर द अदर, यानी कि अलग अलग प्रकार का स्टेप, गलत गलत स्टेप जो है सिन्हाला वाला लोग उठा रहा था। जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा कि गवर्नमेंट जॉब में उनको छूट दिया गया, यूनिवर्सिटी में दिया गया, है ना। उसके बाद फिर बुद्धिज़्म को बढ़ावा दिया गया। ये जो अलग अलग स्टेप लिया जा रहा है, फिर से संविधान को बदल दिया गया, है ना। ये जो अलग अलग स्टेप है ये अचानक नहीं लिया गया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानी कि ये धीरे 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 तमिल वालों को टॉर्चर करता जा रहा था, है ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ों को करते जा रहा था। उसके बाद अब यहाँ पे देखो क्या होता है, ग्रेजुअली द फीलिंग ऑफ एलिनेशन इंक्रीज्ड अमंग द श्रीलंकन तमिल। यहीं पे तो ट्विस्ट आया। ट्विस्ट क्या आया यहाँ पे? ट्विस्ट ये आया कि एक के बाद जो एक स्टेप ले रहा था सिन्हाला वाला लोग अपने केवल सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए, ये बात अब धीरे धीरे खटकने लगा था किसको? श्रीलंकन तमिल को। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट इसमें? चलिए, तो इनको अब ये बात खटक रहा था कि भाई ये सब कुछ जो कर रहा है ना सिन्हाला वालों के लिए ही कर रहा है, हमारे लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा है, हमको तो ये और दबा रहा है। तो ये बात थोड़ा सा बुरा लग गया वहाँ के तमिल वाले लोगों को, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम फ्रॉम इक्वल पॉलिटिकल राइट। अब तमिल लोगों को लग रहा था, जो श्रीलंका के तमिल थे, उनको लग रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट दोनों मिल के हमारे पॉलिटिकल राइट को दबा रहा है। मतलब कि जो हमको जो राइट मिलना चाहिए वो राइट हमको मिल नहीं पा रहा है। ये किनको लग रहा था? श्रीलंकन तमिल को लग रहा था। क्योंकि देखो श्रीलंकन तमिल के लिए कोई भी स्टेप लिया गया? कोई स्टेप नहीं लिया गया, केवल और केवल उनको हर वक्त दबाया गया, है ना। तो ये चीज़ उनको बुरा लगा। तो उनको अब ये धीरे धीरे लगने लगा था कि संविधान के साथ साथ गवर्नमेंट भी हमारे पॉलिटिकल राइट को दबा रहा है, यानी कि हमको जो अधिकार मिलना चाहिए वो उनको दे नहीं रहा है ना। ये उनको लगने लगा था। उसके बाद उसको और क्या लगने लगा भाई? डिस्क्रिमिनेटेड देम इन गेटिंग जॉब्स, यानी कि जॉब के मामले में इनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। जैसे गवर्नमेंट जॉब केवल और केवल किनके लिए खोला गया? सिन्हाला वालों के लिए, इनके लिए नहीं खोला गया। तो इनको ये भी लगने लगा था कि गवर्नमेंट जॉब से हमको ये लोग वंचित रख रहा है, यानी कि हमको गवर्नमेंट जॉब में ये लोग आने का मौका ही नहीं दे रहा है, ठीक है। ये भी इनको लग रहा था। एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट, और अलग अलग प्रकार के अपॉर्चुनिटी को, इंटरेस्ट जिनका इनका मतलब कि जो इनको राइट मिलना चाहिए वो इनको नहीं मिल रहा है, इनसे वो राइट छीना जा रहा है। तो ऐसा धीरे धीरे इनको अब एहसास होने लगा था। क्योंकि देखो भाई, आप एक के बाद एक सिन्हाला को बढ़ावा दिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि तमिल वाला तो बुड़बक तो है नहीं, उसको भी तो कुछ समझ में आएगा है ना। तो उनको लगने लगा था कि ये सारा का सारा काम केवल और केवल सिन्हाला वाला के लिए कर रहा है, हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। तो अब इनके अंदर जो है धीरे धीरे गुस्सा फूट रहा था, ठीक है। अब इन गुस्से का इन्होंने किस प्रकार से इस्तेमाल किया, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। As a result, the relations between the Sinhala and Tamil communities tired over time, यानी कि कुछ समय तक जो है श्रीलंका में उस समय पे देखा गया कि सिन्हाला और तमिल दोनों के बीच में थोड़ा सा मतभेद, मतलब कि थोड़ा बहुत नोक झोंक, इस प्रकार का प्रोटेस्ट, थोड़ा बहुत लड़ाई पीट, हाथापाई, ये सब भी वहाँ पे देखा गया। नाराजगी भी वहाँ पे थोड़ा बहुत देखा गया इस प्रकार का, ठीक है। उसके बाद अब उसके जवाब में तमिल वाले लोग क्या करते हैं, श्रीलंका के तमिल वाले लोग क्या करते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो वहाँ के जो तमिल वाले लोग थे उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च किया, मतलब कि उन लोगों ने अपना पार्टी अलग बना लिया। पार्टी बना के उन लोगों ने स्ट्रगल किया, मतलब अच्छा पार्टी बेसिकली क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल होता है कि नहीं। तो उन लोगों ने लोगों को इकट्ठा किया और उन लोगों ने स्ट्रगल किया, यानी कि अपने बातों को उन्होंने सिन्हाला वाले लोगों के सामने रखा। क्या बात रखा भाई? कि हमारे लैंग्वेज को भी ऑफिशियल घोषित कीजिए, यानी कि सिन्हाला है तो हमारे लैंग्वेज को घोषित करने में क्या प्रॉब्लम है आपको भाई? दोनों लैंग्वेज चलेगा, है ना, सिन्हाला भी रहेगा और तमिल भी रहेगा। तो इन लोगों ने अपना ग्रुप बनाया, अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाया और इन्होंने पूरी तरीके से स्ट्रगल किया। और इनका ये पहला मांग था कि हमारे लैंग्वेज को भी ऑफिशियली घोषित कर दिया जाए, यानी कि तमिल लैंग्वेज को भी घोषित कर दिया जाए, ठीक है। आगे, एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। इनका और क्या डिमांड था? इनका और डिमांड ये था कि हम लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, यानी कि बराबर मौका मिलना चाहिए। किस में भाई?
एजुकेशन हासिल यानी कि शिक्षा हम भी हासिल कर सकते हैं और हमको भी जॉब बराबर मिलना चाहिए, ये इनका डिमांड था। तो आपसे पूछा जाएगा कि तमिल वाले लोगों का क्या डिमांड था। पहला डिमांड इनका ये था कि तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियली घोषित किया जाए। दूसरा, एजुकेशन में हमको इक्वल राइट मिले और जॉब में भी इक्वल राइट मिले। 3 इनका बेसिकली डिमांड था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। बट देयर डिमांड वाज रिपीटेडली डिनाइड, लेकिन इनके डिमांड को लगातार ठुकराया गया, सिन्हाला वाले लोगों के द्वारा ठुकरा दिया गया कि नहीं, हम आपके बात को मानवे नहीं करेंगे, बोलते रहिए, चिल्लाते रहिए, लेकिन हम आपके बात को जरा सा भी वैल्यू नहीं देंगे। ऐसा होता रहा वहाँ पे। उसके बाद बाय 1980s several political organizations were formed demanding an independent Tamil Eelam यानी कि state in northern and eastern parts of Sri Lanka। अब यहाँ पे बात हो रहा है 1980s का। ठीक है, 1980s में श्रीलंकन तमिल के द्वारा बहुत अलग अलग प्रकार के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए। जैसे कि हो सकता है कि अलग अलग प्रकार का वो लोग पॉलिटिकल पार्टी बना लिया होगा, लोगों का ग्रुप बना लिया होगा, है ना। ये उन्होंने अपना अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ठीक है, अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन वो लोग बेसिकली क्यों बना रहा था? अपने डिमांड को मनवाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो सके और अपना डिमांड जो है उसके सामने रख सके, है ना। तो इन लोगों ने 1980s के आसपास जो है अलग अलग प्रकार का अपना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अलग अलग प्रकार से इन लोगों ने अपने लोगों को इकट्ठा किया। और इकट्ठा करने के बाद इनका अगला डिमांड क्या था? इनका अगला डिमांड ये था कि डिमांडिंग एंड इंडिपेंडेंट तमिल ईलम यानी कि स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। इनका कहना था कि भाई देखो, हम आपसे इक्वालिटी मांगे जॉब में, एजुकेशन में, यहाँ तक कि हमने आपके सामने डिमांड ये भी रखा कि हमारे तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियली घोषित कर दीजिए, लेकिन आपने मेरा एक भी डिमांड नहीं माना। तो अब जब आपने मेरे एक भी डिमांड को नहीं माना तो हमको क्या कर दीजिए, श्रीलंका में एक अलग जगह दे दीजिए रहने के लिए, इंडिपेंडेंट तमिल ईलम। ईलम का मतलब होता है स्टेट। ठीक है, यानी कि आपने हमारे किसी भी डिमांड को नहीं माना और जब हम भी डिमांड उठा रहे हैं तो आप हमारे डिमांड को डिनाइड कर दे रहे हैं, हमारे डिमांड को आप ठुकरा दे रहे हैं। तो इससे बेहतर होगा कि आप तमिल वालों के लिए एक श्रीलंका में अलग जगह दे दीजिए रहने के लिए। हम लोग अपना उधर अलग अपना रहेंगे, अपना अलग गवर्नमेंट बनाएंगे, अपना अलग सिस्टम चलाएंगे, हमको जो है आपसे कोई मतलब नहीं होगा, है ना। ये इनका डिमांड था, अगला डिमांड। देखो, ये लोग ना बेसिकली एक अलग जगह क्यों चाहते थे? अलग जगह इसलिए चाहते थे क्योंकि इनको मालूम था कि भाई यदि हम यहाँ पे रहेंगे ना तो सिन्हाला वाला के अंडर में ही रहना पड़ेगा। इससे बेटर है कि इससे डिमांड करके अपना एक अलग जगह ले लो और वहाँ पे अपना सुख चैन का जीवन अपना बिताओ। इनका ये कहना था, तो इनका ये डिमांड था। ठीक है, तो ये जगह किधर चाहता था? ये जगह चाहता था नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स में, यानी कि श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट वाले पार्ट में चाहता था कि हमको इधर जगह दे दो, हम अपना इधर अपना अलग रहेंगे, हमको जो है आपसे कोई मतलब नहीं होगा। ये इनका डिमांड था। लेकिन इनके डिमांड को मिला कि नहीं मिला, यानी कि इनका डिमांड फुलफिल किया गया कि नहीं किया गया, जानते हैं इसके बारे में। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन बाद में जो है इनके डिमांड को ये वाला भी नहीं माना गया, कहा गया कि नहीं, ये भी आपके डिमांड को फुलफिल नहीं किया जाएगा, है ना। तो इस वजह से दोनों के बीच में, तमिल वाले और सिन्हाला वाले दोनों के बीच में जो है मतभेद बढ़ता चला गया, डिस्ट्रस्ट होने लगा। मतलब कि दोनों के बीच में जो है ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं रहा और इस वजह से दोनों के बीच में गंभीर रूप से वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मतलब कि दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी हुआ। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर, और इतना ज़्यादा दोनों के बीच में नकझोंक हो गया कि एक सिविल वॉर बन गया। यानी कि सिविल वॉर का मतलब क्या होता है? देखो, यहाँ पे सिविल वॉर का भी मतलब हमने लिख रखा है। क्या होता है सिविल वॉर का मतलब? अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन opposing groups within a country that becomes so intense that it appears like a war। मतलब कि एक कंट्री में जब दो अपोजिट ग्रुप बन जाए, एक ग्रुप का डिमांड कुछ और हो और दूसरे ग्रुप का डिमांड कुछ और हो, तो क्या दोनों का डिमांड आपस में टकराएगा कि नहीं टकराएगा? टकराएगा। और इस वजह से क्या होगा? दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा। और ये लड़ाई झगड़ा जब एक वॉर के तरह लगने लगे, दोनों एक दूसरे को मारने, एकदम काटने के लिए एकदम आतुर है, उसी को हम लोग कहते हैं सिविल वॉर। बात समझ में आ रही है? और ये सिविल वॉर अक्सर भारत में पहले होते रहता था, हिंदू और मुस्लिम में होते रहता था, क्योंकि दोनों एक दूसरे को, हालांकि
अब तो बहुत कम हो गया है, अब तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है, हर कोई अब समझने लगा है हर एक चीज़ों को। लेकिन पहले ना हिंदू मुस्लिम में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था। कब? जब अंग्रेजों का समय था तब। वो करता क्या था, अपने फ़ायदे के लिए ना अंग्रेज लोग भारत में, अपने फ़ायदे के लिए अंग्रेज लोग भारत में हिंदू और मुसलमान को लड़ा देता था और दोनों लड़ भी जाता था, है ना। तो ये चीज़ उस समय पर था, यानी कि जब एक ही कंट्री में दो अलग अलग ग्रुप बन जाए, बिल्कुल अपोजिट ग्रुप, और दोनों एक दूसरे को मारने के लिए आतुर हो, और जब वो लड़ाई शुरू हो जाए और वो लड़ाई कैसा लगने लगे, एक वॉर के जैसा लगने लगे, उसी को हम लोग कहते हैं सिविल वॉर। ठीक है, तो पूछा भी जाता है 1-2 नंबर में, ये पूछ लेता है व्हाट डू यू मीन बाय सिविल वॉर, है ना। तो ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, आगे उसके बाद तो वहाँ पे ऐसा नौबत आ गया कि सिविल वॉर छिड़ गया। और सिविल वॉर केवल और केवल इसी वजह से छिड़ा कि जो तमिल वाला चाहता था उनके डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया सिन्हाला वालों के द्वारा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। सिन्हाला वाला भी और तमिल वाला भी, बहुत एकदम हजारों हजार लोग मारे गए दोनों तरफ से, क्योंकि सिविल वॉर छिड़ गया था भाई, मारा जा रहा है, एकदम काटा जा रहा है, इस प्रकार का वहाँ पे स्थिति बन गया था। उसके बाद मैनी फैमिलीज वेर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एंड मैनी लॉस्ट देयर लिवलीहुड। बहुत सारे लोगों ने तो डर से, बहुत सारे लोगों ने तो डर से श्रीलंका को ही छोड़ दिया। सोचो, अपने नहीं कि अपने कंट्री को इन्होंने छोड़ दिया, और बहुत सारे लोगों को तो अपने मतलब कि उनका जो जीवन चलाने का तरीका था, जो उनका दिनचर्या था, उसको भी बर्बाद कर दिया गया। यानी कि उनके घर को, उनके बाल बच्चों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। ठीक है, ये सारा कुछ वहाँ पे चल रहा था। मतलब कि आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से वहाँ पे ना एक वॉर का सिचुएशन जो है, एक वॉर का स्थिति वहाँ पे बन चुका था। ठीक है, आगे उसके बाद सिविल वॉर हैज कॉज्ड अ टेरिबल प्रॉब्लम टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। तो क्या यहाँ से आप कह सकते हैं कि श्रीलंका में सिविल वॉर के द्वारा क्या हुआ, पूरी तरीके से टेरिबल प्रॉब्लम आ गया। टेरिबल प्रॉब्लम का मतलब एकदम भयावह प्रॉब्लम, बड़ा गंभीर समस्या वहाँ पे था। किस रूप में भाई? सोशल रूप में, यानी कि सोशली समाज पे बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा। हर एक तरफ जहाँ भी देखो वहाँ भी लाश एकदम लेटा हुआ है, खून बह रहा है, लोग चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, भाग रहा है इधर से उधर, हर कोई दूसरे को मारने पे तुला हुआ है। तो यहाँ पे सामाजिक तौर पे यानी कि सोशली जो है वहाँ पे पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका था वो लोग, यानी कि वहाँ का जो समाज है पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो चुका था। उसके बाद कल्चर, कल्चर का मतलब क्या हुआ? अच्छा, कल्चर का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि कोई भी आदमी अब वहाँ पे अपने कल्चर को फॉलो नहीं कर पा रहा है। मतलब कि जैसे तमिल वाला लोग अपना तमिल लैंग्वेज नहीं बोल पा रहा है, सिन्हाला वाला अपना आराम से बोल पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो दबदबे में है, मेजोरिटी में है। यानी कि कल्चरली भी अब वो लोग पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका था, और इकोनॉमिक लाइफ भी उसका, यानी कि आर्थिक जीवन जो उसका था वो भी पूरी तरीके से चरमरा गया था। आर्थिक जीवन का मतलब ये हो गया कि उनका जीवन यापन जो चल रहा था, अपना पैसा कौड़ी कमाना धमाना, वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका था, क्योंकि हर तरफ एक लड़ाई का ही माहौल था, है ना। कहीं पे भी कोई देख लेता था किसी को मारने पे आतुर। मान लो तमिल वाला सिन्हाला को देख लिया, मार देता था, सिन्हाला वाला तमिल को देख लिया, वहीं पे उड़ा देता था। इस प्रकार का सिचुएशन वहाँ पे बन चुका था। तो यहाँ तक हमने पढ़ तो लिया, लेकिन यहाँ से आपको समझ में क्या आया? यहाँ से आपको समझ में ये आया कि श्रीलंका में जो डाइवर्सिटी था, श्रीलंका में जो दो डाइवर्स ग्रुप था हमारा, तमिल और सिन्हाला, उन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा मतभेद हो गया था कि वहाँ पे एक सिविल वॉर क्रिएट हो गया, है कि नहीं? तो क्या हम कह सकते हैं कि सिन्हाला में पावर शेयर हुआ? नहीं हुआ। पावर शेयर तब होता जब सिन्हाला वाला तमिल वालों को भी अलग अलग पोजीशन में उसको क्या करता, जगह देता, है ना। जैसे सिन्हाला वाला क्या करता, तमिल वालों को गवर्नमेंट में भी जॉब दे देता, है ना, यूनिवर्सिटी में छूट दे देता, है कि नहीं, तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियली घोषित कर देता, है ना। उसके बाद फिर वो लोग तमिल वाले लोगों को अलग अलग प्रकार से बढ़ावा देता। तो इसको हम लोग कह सकते थे कि वहाँ पे पावर का शेयर हुआ। लेकिन ये पढ़ने के बाद, यहाँ तक हम लोगों को पढ़ने के बाद ये मालूम चलता है कि किसी भी प्रकार से सिन्हाला में पावर को शेयर नहीं किया गया, है ना। पावर को शेयर करने का मतलब ये था यहाँ पे कि सिन्हाला वाला यदि चाहता तो तमिल वालों को भी अलग अलग जगहों पे जगह दे सकता था, है ना। जैसे जॉब में, गवर्नमेंट में, है ना, यूनिवर्सिटी में, अलग अलग प्रकार से वो लोगों को भी
पोजीशन मिल सकता था लेकिन दिया नहीं गया, तो इस वजह से वहाँ पे बहुत ही भयावह स्थिति बन चुका था। ये हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि श्रीलंका में किस प्रकार का कंडीशन था वहाँ पे, तो आपको ये सारा कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो क्या श्रीलंका में हम कह सकते हैं कि लास्टली क्या वहाँ पे पावर शेयर हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा श्रीलंका का। अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम, यानी कि बेल्जियम का क्या केस था, है ना। श्रीलंका के बारे में आपने जान तो लिया, लेकिन बेल्जियम में क्या केस था भाई, बेल्जियम के बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे किसी भी टॉपिक में कहीं पे डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।